तो सीरीज की स्टार्ट में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चों के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी गई थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि उस दिन बहुत अच्छी धूप खिली थी और ये बात है मेरे मिडिल स्कूल के सेरेमनी के ठीक कुछ देर पहले की। वो कहता है कि ना मुझे कोई वार्निंग मिली, ना मुझे कोई कॉन्टेस्ट मिला और सीधा मैं जाके नरक में गिर गया। जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो देख के चौंक जाता है क्योंकि दो विशाल से मॉन्स्टर एक दूसरे को खाने के लिए बहुत ही डेडली फाइट कर रहे थे। तो आखिरकार एक मॉन्स्टर ने दूसरे को अपना भोजन बना ही लिया। इन दोनों मॉन्स्टर्स का ऐसा रूप देख के हमारा मेन कैरेक्टर तो डर जाता है। वो सोचता है यार मैं कहाँ आ गया। फिर धीरे धीरे वहाँ पे 10 दिन बीत जाते हैं और उसको बहुत जोरों से भूख लगती है। वो कहता है कि इस जगह पे न रात हो रही है, ना दिन हो रही है और ना ही कोई सूरज की रोशनी मिल रही है। तभी उसे उस मॉन्स्टर का सड़ा हुआ मांस मिलता है। वो बोलता है कि अब मेरे पास ले दे के यही बचा है खाने के लिए। वो उस सड़े गले मांस को खाने लगता है और कहता है कि अगर तुझे मरना नहीं है तो भाई चुपचाप तू इसी मांस को खा ले। जब वो उस सड़े गले मांस को खा रहा था तभी वो नोटिस करता है कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ गया है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी वो एक पत्थर उठा के उस मॉन्स्टर को मारता है और बोलता है कि मेरा पीछा मत कर साले पागल मॉन्स्टर। वो पत्थर सीधा उस मॉन्स्टर के आंख में लगती है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मुझे यहाँ पे जीना होगा तो मुझे लड़ना ही होगा। इस अकेलेपन में सभी की तरह उसको भी अपनी माँ की याद आती है। इधर उसका नरक में 39वां दिन था और इतने दिनों में उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को निपटा दिया था। वो हर दिन खुद को मोटिवेट करता था कि तुझे मरना नहीं है, तू इन सबको मार देगा। और जब धीरे धीरे डे 51 आता है वो कहता है कि अब मैं इंसान नहीं रहा। वो कहता है कि मुझे जीना है तो खाना ही होगा और ये बेकार सा मीट भी मेरे लिए यहाँ पे लग्जरी जैसा है। तभी उसके सामने एक होलोग्राफ आता है जिसपे लिखा होता है कि आपका लेवल इंक्रीज हो गया और आप पहुँच गए लेवल 3 पे। वो कहता है कि लो शायद मैं पागल भी हो गया। तो क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं होता तो वो होलोग्राफ में दिए गए बैनर पे ओके कर देता है। वहाँ पे वक्त बहुत फास्ट होता है और 7 साल गुजर जाने के बाद उसका लेवल 24 है और उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को निपटा दिया। फिर 24 साल बाद वो कहता है कि इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तो मैं एक हाथ से निपटा सकता हूँ। वो कहता है कि मैंने एक तलवार बनाई है उस ड्रैगन नाइट वाले मॉन्स्टर के दांतों को तोड़ के। 51 साल बाद वो बोलता है कि आज तो मैंने एक गॉड लेवल मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर दिया, वो भी मात्र एक शॉट में। वो कहता है कि आज मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। तो 79 इयर्स के बाद आखिरकार वो नरक के द्वार तक पहुंच ही जाता है। वहाँ पे एक डीमन सोल उसको बोलता है कि तुम्हारी मुलाकात आखिरकार डीमन गॉड से होने ही वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये वही कमीना है जो मुझे नरक में लेके आ गया। वो कहता है कि डीमन गॉड मेरा इंतजार करना। उसके बाद वो नरक के द्वार पे जितने भी मॉन्स्टर थे उन सबको एक एक करके निपटा देता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन गॉड के गेट कीपर पे हमला करने की, मैं तुम्हारी अतरियों को बाहर निकाल के इन राक्षसों को खिला दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तू बस गेट का दरवाजा खोल दे और मैं तुझे कुछ दिन और जीने दूंगा। फिर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं जहाँ डीमन गेट कीपर बोलता है कि वो तू है बेवकूफ जो आज मरने वाला है, मैं नहीं। इन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट होती है क्योंकि डीमन गेट कीपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो हमारे मेन कैरेक्टर पे बहुत जोरदार हमला करता है पर हमारे मेन कैरेक्टर ने भी वहाँ पे 80 साल ऐसे ही झक नहीं मारे थे, वो भी इसको करारा जवाब देता है। तभी वो डीमन सोल हमारे हीरो को भड़काता है कि अगर मैं होता तो इसको एक बार में निपटा देता। इधर डीमन गेट कीपर बोलता है कि तू चला है डीमन गॉड को चैलेंज देने, तुझे उनके भय का डर नहीं, पर मैं ही तुझे पहले निपटा दूंगा। अब तक तो हमारा मेन कैरेक्टर बहुत गुस्से में था। वो उस तलवार को उसके सीने के आर पार कर देता है और कहता है कि तू बहुत बोलता है। डीमन गॉड बोलता है कि ये नहीं हो सकता, फिर वो धम से वहाँ पे गिर के मर जाता है। वो डीमन सोल हमारे हीरो से पूछती है कि तुमने तो गेट कीपर को भी मार दिया, अब क्या तुम डीमन गॉड को मार के यहाँ के राजा बनना चाहते हो? वो कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं क्योंकि मुझे 80 साल हो गए नरक में आए हुए और यहाँ पे मैंने जिंदा रहने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार दिया और मुझे पता है कि वो जितने भी मॉन्स्टर है उनको नरक में लाने की कोई वजह रही होगी। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि क्यों मुझे इस नरक में लाया गया? क्या इन सब के पीछे डीमन गॉड का हाथ था? मुझे बस अपने इन्हीं सवालों का जवाब चाहिए डीमन गॉड से। डीमन सोल बोलता है कि बेवकूफ, ये सवाल तो तुम उनसे प्यार से भी पूछ सकते थे ना, पर तुम्हें इतनी रूथलेस दिखाने की क्या जरूरत थी? वो कहता है कि जाओ अभी उनके कदमों में झुक के अपने जान की भीख मांगो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, ये सब तो मैंने अपना कीमत वसूला है मुझे नरक में लाके इतनी सफरिंग देने का। फिर वो अपने तलवार को मजबूती से पकड़ता है और बहुत तेजी से डीमन गॉड के महल की तरफ भागता है। पर तभी उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो एक हॉस्पिटल में बैठा है। वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है। वो कहता है कि बहुत ही लंबा समय
समय हो गया जब मुझे कोई सपना आया हो अर्थ के बारे में। वो कहता है कि शायद 30 साल हो गए, पर यार ये हॉस्पिटल क्यों आया मेरे सपने में। वो कहता है कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। यार ये सपना इतना स्पष्ट है, पर शायद मुझे लकवा हो गया है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है और वो गेट पे देखता है कि एक महिला उसकी तरफ बेचैनी से देख रही है। वो महिला कहती है कि मेरे बेटे को होश आ गया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार मुझे ऐसे सपने बिल्कुल पसंद नहीं, बचकाने से और सिल्ली से, काश मैं वापस चला जाऊं अभी के अभी। वो औरत इसको गले लगा के रोने लगती है। वो सोचता है यार ये सपना है, पर ये मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। वो कहता है कि आखिर क्यों। तभी हम देखते हैं कि वो नरक में आ चुका है और उसने डीमन किंग को मार दिया है। वो कहता है कि वाह, मुझे तो लगा था कि मैं मर रहा था। तभी वो डीमन सोल बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरे जैसा आदमी डीमन किंग को मार देगा। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये डीमन किंग बहुत ही कायर था। ये मुझसे बात करने के बहाने खुद मेरे ऊपर हमला कर दिया और तो और मेरा ध्यान भी भटका दिया था, इसलिए मजबूरन मुझे इसके बॉडी को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। वो डीमन सोल बोलती है कि अब तो तुमने किंग को मार दिया, तो अब तुम यहाँ के किंग बन जाओगे, तुम्हारा क्या इरादा है आगे का। वो कुछ जवाब देता, तभी उसे वापस से वो होलोग्राफ दिखता है जिसमें लिखा रहता है कि क्या आप अर्थ पे लौटना चाहते हैं। वो डीमन सोल पूछता है कि इसका मतलब क्या है। तो हमारा हीरो बताता है कि ये अर्थ है जहाँ पे मैं पिछले 80 साल से नहीं गया। वो डीमन सोल बोलता है कि ये वही जगह है ना जहाँ पे तुम नरक में आने से पहले रहा करते थे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक दिन भी मेरा यहाँ पे ऐसा नहीं गया जब मैंने ईश्वर से प्रार्थना ना की हो कि मुझे घर पे भेज दो। वो कहता है कि अगर यही वो मौका है इस पागल सी जगह से निकलने का, तो मुझे मंजूर है। फिर वो होलोग्राफ के यस वाले बटन को चूज कर लेता है। तभी उसके आंखों के सामने एकदम से बहुत तेज रोशनी आती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक डॉक्टर को देखता है जो बोलते कि हान देसुंग, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। वो सोचता है कि क्या सच में मैं अर्थ पे आ गया, क्या ये सब सच में हो रहा है। तभी वो डॉक्टर एक महिला को बोलता है कि ये लंबे समय से कोमा में था, इसलिए इसको अभी आराम की जरूरत है और बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा। वो लेडी डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये सब तो आपकी ममता का असर है। पर तभी देसुंग एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डॉक्टर उसको शांत होने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर हन, आप प्लीज शांत हो जाइए। इधर हमारा मेन कैरेक्टर तो इस परेशानी में था कि असली सपना है कौन। वो सोचता है कि जब मुझे होलोग्राफिक मैसेज मिला था वो वाला या ये वाला, कौन सा सपना सच है। उस हॉस्पिटल के अंदर बाकी के लड़के घबरा जाते हैं। वो अपनी माँ से पूछते कि क्या ये लड़का राक्षस में बदल जाएगा, अगर ऐसा है तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। डॉक्टर उसको बोलते कि मिस्टर हन चुप हो जाइए। वो बोलता है कि मेरे नजदीक मत आओ। डॉक्टर जब नहीं मानता तो वो डॉक्टर के हाथ को बहुत जोर से काट लेता है और बोलता है कि ये श्राप है या तुमने मुझे कोई पैरालाइज का पॉइजन दिया है। वो डॉक्टर को बोलता है कि क्या किया है तुमने मेरी बॉडी के साथ। वो सोचने लगता है कि शायद मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ, बेहद ही बुरा सपना। इधर डॉक्टर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वहाँ के सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। देसुंग बोलता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैंने अपने जिंदगी के 80 साल फाइट करने में बिता दिए। मैंने नरक में इतने राक्षसों को क्यों मारा ताकि मैं यहाँ पे चैन से मर सकूं, ये गलत है। वो जोर से बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मरेगा, मुझे वापस जाने दो। तब तक हॉस्पिटल के अंदर के स्टाफ भी आ जाते हैं। वो देसुंग को बहुत जोरों से पकड़ लेते हैं। वो उनसे कहता है कि मुझे जाने दो बेवकूफो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने भयंकर बॉडी के साथ जगा हूँ। वो इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जाती है जहाँ पे वो नोटिस करता है कि वहाँ पे एक येलो कलर का वर्म होल बना है। वो सोचने लगता है कि क्या ये वर्म होल है, और अगर ये वर्म होल है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि देसुंग आखिरकार अर्थ पे लौट आया। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हान देसुंग ने आखिरकार डीमन किंग को मार के अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया। फिर वो होलोग्राफ की मदद से प्रेजेंट में आ जाता है, पर वो देखता है कि वो एक कमजोर बॉडी में है और एक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। तो क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो ड्रीम में है या रियलिटी में, इसलिए वो पैनिक कर जाता है। तो हॉस्पिटल के स्टाफ उसको पकड़ के काबू करने लगते हैं। पर तभी वो विंडो के बाहर देखता है कि एक पोर्टल खुला हुआ है। वो उस पोर्टल को देख के चौंक जाता है। तभी डॉक्टर उसको जबरदस्ती एक इंजेक्शन लगा देते हैं। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसा करके बच जाओगे, मैं तुम सबको मार दूंगा। पर तभी उस इंजेक्शन का असर होने लगता है जिसके कारण हान देसुंग बेहोश हो जाता है। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जिसमें कहा जाता है कि सियोल के सोंगपा शहर के ऊपर एक रहस्यमयी पोर्टल खुला, वो भी सुबह के 9 बजे। एंकर कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हंटिंग टीम वहाँ पे पहुँच गई है और उन लोगों ने आसपास के लोगों को भी निकाल लिया है। तभी कोई हंटिंग टीम से वहाँ के सिचुएशन की रिपोर्ट मांगता है। तभी हमें हंटिंग टीम से मिलवाया जाता है जहाँ पे उनका एक मेंबर कॉल का जवाब दे के बोलता है कि बॉस, हमने बहुत सारे मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को निपटा दिया है और हम एलिमिनेशन के आखिरी राउंड में हैं। उधर से वो आदमी पूछता है कि ये बताओ कि तुम्हें डोमेस्टिक टीम के साथ ये सब कुछ निपटाने में कितना और वक्त लगेगा। तो हंटिंग मेंबर जवाब देता है कि सर 1 घंटे में हम सब मॉन्स्टर को निपटा देंगे। तो इनका बॉस कहता है कि मिशन खत्म करके मुझे कॉल करो और मैं बाकी सब चीज का ध्यान रखूंगा, तो बी केयरफुल। तो हंटिंग मेंबर भी ओके बॉस बोल के कॉल रख देता है। हमें उसी टाइम इस बॉस का चेहरा भी दिख जाता है। तो कुछ देर बाद ब्रेकिंग न्यूज आती है जिसमें कहा जाता है कि हंटिंग टीम ने सारे मॉन्स्टर को मार दिया और पोर्टल भी गायब हो गया। इधर हान देसुंग भी बड़बड़ाता है कि पोर्टल, हंटिंग टीम, वर्म होल। तभी एक लड़का हान देसुंग से बोलता है कि ओए इडियट, तू तो सच में उठ गया। हान बोलता है कि कौन हो भाई? वो कहता है कि ओए तूने मुझे नहीं पहचाना? तो हान बोलता है कि तुम तो हो चान हो। तो वो कहता है कि हाँ बेवकूफ मैं ही हूँ, और बता तू कैसा है? हान बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि चूतिए, तू 10 साल बाद कोमा से बाहर आया है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तो देसुंग सोचने लगता है कि 10 साल? फिर उसे याद आता है कि हाँ 10 साल पहले हाई स्कूल ग्रेजुएशन के ठीक 1 दिन पहले मैं बिना किसी कॉन्टेक्स्ट और वार्निंग के नरक में गिर गया था। मतलब तभी से मैं इस हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हूँ। तो हाँ, अर्थ पे उसको 10 साल हुए पर नरक में उसने 80 साल झेले हैं। तो देखा जाए तो उस घटना के बाद से अर्थ पे इसके बस 10 ही साल गुजरे हैं। वो कहता है कि चलो कुछ तो सुकून मिला। चान्हो पूछता है कि तुम अपने आप में क्या बातें कर रहे हो? वो बोलता है कि कुछ नहीं। चान्हो कहता है कि फिर भी इन 10 साल में तुम्हारी माँ ने बहुत कुछ सहा है। वो बेचारी रोजाना 2-3 जॉब करती है ताकि तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल पे कर सके, और क्योंकि अब तुम होश में आ गए हो तो यार जल्दी से ठीक हो जाओ, और जॉब की टेंशन मत लेना क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। जवाब में बस देसुंग उसको ओके बोलता है। तो कुछ देर बाद देसुंग की मॉम उसको व्हील चेयर पे बैठा के बाहर घुमाने ले जाती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा आज का दिन कितना खूबसूरत है ना। देसुंग कहता है कि मैंने नरक में जिंदा रहने के लिए कितनी जंग लड़ी, पर असल जीवन में मेरे पास एक परिवार है मेरा ख्याल रखने के लिए, पर एक मैं हूँ जो अपने शरीर तक को नहीं हिला सकता। मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूँ। वास्तविकता नरक की तरह निर्दयी होती है। तभी देसुंग वहाँ पे 2 लोगों को देखता है जो उसकी माँ को बुला रहे थे। वो कहता है कि ये कमीने लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि देसुंग की माँ ने इन लोगों से उधारी ली थी हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। वो कहते हैं कि ओए तू हमारा पैसा कब लौटाएगी, और क्या हो अगर तेरा बेटा अगली बार कोमा में चला जाए और वापस आए ही नहीं। उसकी माँ कहती है कि प्लीज मुझे अगले महीने तक का वक्त दे दीजिए, इस बार बहुत खर्च हो गया, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। क्या कहा तूने? अगले महीने? मैं कितनी बार सुनूं इस बात को, मैं सुन सुन के थक गया हूँ। तो देसुंग की माँ उनका हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे बस कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए, इस बार मैं सच्ची में आपका पैसा लौटा दूंगी। वो आदमी गुस्से में कहता है कि साली कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और अगर तू किसी का पैसा उधार लेती है तो उसे वक्त पे लौटाना सीख। तूने क्या सोचा कि तू हमें चूतिया बना देगी बस इसलिए क्योंकि हम लोग अच्छे लड़के हैं? उसकी माँ कहती है कि प्लीज मेरे बेटे के सामने ऐसा मत कहिए, मैं आपका पैसा अगले महीने पक्का लौटा दूंगी। साली धोखेबाज, तुझे अपने बेटे के सामने शर्म आ रही है? लगता है तू प्यार से मेरी बातों को नहीं मानेगी। फिर वो उसकी माँ को बहुत जोरदार चाटा लगा देता है। इतना देखते ही देसुंग का खून खोल जाता है। वो कहता है कि चूतिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे हाथ उठाने की? उनमें से पहला आदमी पूछता है कि इस बेवकूफ ने अभी क्या कहा? तो दूसरा आदमी पूछता है कि शायद इसने हम लोगों को चूतिया कहा। तभी देसुंग बोलता है कि तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैं तुम लोगों की तुलना कीड़े मकोड़ों से भी नहीं कर सकता हूँ। उसकी माँ देसुंग को समझाती है कि बेटा प्लीज ऐसा मत करो। तभी वो आदमी देसुंग का कॉलर पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तू मुझे भड़काते रहे। देसुंग की माँ बोलती है कि बेटा प्लीज सॉरी बोल दो इनको। वो उस आदमी से भी कहती है कि प्लीज इसको जाने दीजिए, वो बीमार है, उसको कुछ नहीं पता है। वो आदमी कहता है कि तुझे कैसे नहीं पता है? तेरी माँ को सारे पैसे मैंने तेरी वजह से ही दिया था। चूतिए, तू बीमार नहीं होता तो मुझे नहीं देना होता। देसुंग कहता है कि अगर मैं तेरे पैसे ना लौटाऊं तो तू क्या कर लेगा बे कीड़े? वो आदमी कहता है कि लगता है इस बेवकूफ का दिमाग अभी ठीक से नहीं खुला है, इसको सच्चाई का कोई अता पता नहीं है। वो कहता है कि अबे तेरे को पता है यहाँ पे कीड़ा कौन है? यहाँ पे कीड़ा वो है जो ठीक से चल भी नहीं सकता। वो तो इसलिए जिंदा है क्योंकि उसकी माँ उसको बैठ के खिला रही है।
और वो आदमी देसुंग को जोरदार किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। वो आदमी कहता है कि कीड़े मकोड़ों से निपटने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि उनके ऊपर पैर रख के उनको कुचल दो। वो आदमी फिर देसुंग पे अपने लात की बरसात कर देता है और वो कहता है कि तू मुझे बार बार भड़का, मुझे बहुत मजा आ रहा है। देसुंग कहता है कि ये कुत्ते का बच्चा अगर मेरी असली बॉडी होती ना तो बताता। उधर देसुंग की माँ बोलती है कि देसुंग प्लीज यार मत करो ऐसा, रुक जाओ। वो आदमी कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे गुस्सा दिला। देसुंग कहता है कि कुत्ते के बच्चे अगर ये नरक होता ना तो अब तक मैंने तुझे 2 टुकड़ों में बांट दिया होता। उसके ऐसा बोलते ही वहाँ पे वापस से वो होलोग्राफ आता है जिस पे लिखा रहता है कि आप मिशन कंप्लीट करना चाहते हैं और अगर आप मना करेंगे तो आपको मिशन का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वो सोचने लगता है कि स्वर्गारोहण मिशन कौन सा मिशन आ गया भाई। वो कहता है कि पता नहीं कहां से एकदम से वो होलोग्राफ आ गया जिसपे मिशन लिखा हुआ था, पर मुझे एक पल के लिए भी उस पे डाउट नहीं हुआ क्योंकि बस इसी होलोग्राफ की मदद से मैंने नरक में 80 साल गुजारे थे। तभी वो आसपास का नजारा देखता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि आसपास का हर चीज रुक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ही रुक चुका है और उसकी माँ के साथ साथ वो लोग भी फ्रीज हो चुके थे। वो कहता है कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने मिशन को एक्सेप्ट किया। तो मिशन में दिखाया जाता है कि आपको आपकी बॉडी मिल जाएगी, बस आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है 1 घंटे के अंदर में। वो कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा, मुझे मेरी पुरानी बॉडी वापस मिल जाएगी? तो इसका मतलब मिशन कंप्लीट करने के लिए मुझे बस उस लोकेशन पे जाना है और इसके लिए मुझे 1 घंटे भी मिले हैं। तो मुझे बस 1 घंटे के लिए वहां तक रेंग के जाना है ताकि मुझे अपनी असली बॉडी मिल जाए। फिर वो रेंगते हुए चलने लगता है और कहता है कि तू कर सकता है। वो कहता है कि बताओ, जिसने पूरा नरक ही जीत लिया उसको आज रेंग के चलना पड़ रहा है। वो कहता है कि अगर मैं रेंग के चला तो शायद मैं मिशन कंप्लीट न कर पाऊँ क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 43 मिनट निकल गए थे। वो कहता है कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। वो कहता है कि यार ये होलोग्राफ कभी भी असंभव काम नहीं देता क्योंकि ये मुझे वो नहीं कह रहा है कि बस मुझे वहां तक पहुंचना है, बल्कि वो तो कहना चाहता है कि कोई भी तरीका यूज करो पर वहां तक पहुंच जाओ। वो सोचने लगता है कि मैं कैसे वहां तक पहुंचूं, तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो क्या करता है कि व्हील चेयर पे बैठ जाता है क्योंकि बस उसका हाथ ही काम कर रहा था। तो वो किसी तरह व्हील चेयर पे बैठ के खुद को बहुत ज्यादा पुश करता है और फाइनली वो आखिरी सेकंड में उस दिए गई जगह तक पहुंच ही जाता है। तो इनाम के रूप में उसको बॉडी रिकवरी के लिए एक अमृत मिल जाता है। वो उस अमृत को बिना देर किए घटाघट पी जाता है और सोचता है कि वाह यार ये तो कमाल हो गया, क्योंकि उसके शरीर का दर्द जा चुका था और उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। तभी टाइम फ्रीजिंग बंद हो जाता है और सभी लोग होश में आ जाते हैं। वो आदमी भी कहता है कि ये कुत्ते का बच्चा कहाँ चला गया? तो गार्ड बोलते कि वो तो वहाँ है, पर वो वहाँ पहुँचा कैसे? तभी देसुंग की माँ दौड़ते हुए उसके पास आती है। वो आदमी भी सरप्राइज हो जाता है ये सोच के कि वो बंदा वहाँ तक पहुँचा कैसे, और उसका दोस्त भी उसको यहाँ से चलने के लिए कहता है। तो वो दोनों वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। इधर देसुंग की माँ भी उसको दोबारा व्हील चेयर पे बैठा के और हॉस्पिटल के अंदर लेके चली आती है। अंदर आके देसुंग सोचता है कि वो होलोग्राफ वाला बैनर एकदम से कैसे आ गया था यार, क्योंकि मैं ऑलरेडी होलोग्राफ को कितनी बार बुला चुका हूँ अपना स्टेटस जानने के लिए, पर वो एक बार भी नहीं आया। तभी वो कमांड देने लगता है कि होलोग्राफ मिशन दिखाओ, होलोग्राफ मेरा स्टेटस दिखाओ। वो कहता है कि उन डाकुओं के वापस आने से पहले मुझे अपनी बॉडी को हासिल करना होगा और उसके लिए मुझे बस मिशन कंप्लीट करने की जरूरत है। तभी उसके सामने एक मिशन अलर्ट का मैसेज आ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये हो क्या रहा है। तभी वो अपने आप को हवा में फ्लोट करते हुए देखता है और उसके सामने होलोग्राफ आता है जिसमें लिखा रहता है कि तुम्हें किसी को मारना है। वो कहता है कि तो शायद मुझे किसी को मारना है और ये सपने जैसा नहीं लग रहा, तो शायद मुझे वही करना चाहिए जो ये लोग बता रहे हैं। वो कहता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। तो मिशन कंप्लीट करते ही इसको इसकी बॉडी मिल जाएगी जो कि फुली रिकवर नहीं होगी। तो मिशन के स्टार्ट होते ही उसके सामने एक डीमन आता है। वो बिना किसी देर के उस डीमन को जोरदार पंच मारता है और वो डीमन को वहीं पे निपटा देता है। तो तीसरा मिशन मिलता है कि तुम्हें 3 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है।
वो बिना कोई देर करे दौड़ने लगता है और वो 3 घंटे से कुछ मिनट पहले ही ये मिशन कंप्लीट कर लेता है। अगला मिशन रहता है कि 2 घंटे में 1000 पुशअप लगाने हैं। वो फिर एक के बाद एक करके इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेता है। मिशन कंप्लीट होते ही होलोग्राफ पे दिखाया जाता है कि आपकी बॉडी 55% रिकवर हो गई है। वो कहता है कि क्या मजाक है यार, मैंने 9 मिशन कंप्लीट करे और बस 55% ही, और एक तो हर मिशन के बाद मुझे ये न्यूट्रिशन टॉनिक मिल जा रहा है। वो कहता है कि अब मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई टक्कर का मिशन दो। तो अगला मिशन मिलता है कि एक रोते हुए डीमन को तुम्हें मारना है ताकि तुम अपनी बॉडी को रिस्टोर कर पाओ। देसुंग कहता है कि रोता हुआ डीमन। तभी उसे एकदम से बिजली के कड़कने और एक झरना बनने की आवाज सुनाई देती है। तभी उस पानी को चीरते हुए एक डीमन बाहर आता है। देसुंग उस डीमन को देख के बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो, तुमने तो मुझे नरक में लगभग मार ही दिया था। वो कहता है कि चलो हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन और देसुंग के बीच में बैटल स्टार्ट होने वाला है। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।